ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम फेस को लेकर बोले एकनाथ शिंदे, तीनों जो पार्टियां हैं वो मिलकर तय करेंगी कौन होगा मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है एक है तो सेफ है। और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर सीएम योगी जो हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन पर आशीर्वाद, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है एक है तो सेफ है, जिस बात का जिक्र लगातार रैलियों में किया गया। और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में सुरक्षा, समृद्धि एवं सुशासन पर आशीर्वाद जनता ने दिया है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनना फिलहाल तय माना जा रहा है और बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि सीएम फेस को लेकर एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव शर्मा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। सरबजीत सोनी हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आनंद सिंह का। आनंद, जानना चाहेंगे क्या फिलहाल अभी स्थिति बनी हुई है उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए नेहा, बीजेपी का जो दफ्तर है लखनऊ का, वहां पर जश्न शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं और 3:30 बजे का जो समय दिया गया था उनका संबोधन करने का, अब से थोड़ी देर बाद वो संबोधित करेंगे जनता को। महाराष्ट्र में जो बड़ी जीत हुई उसको लेकर और खास करके उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटें जहाँ पर उपचुनाव हुआ जिसके नतीजे आए हैं नेहा, काफी जबरदस्त नतीजे भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में रहे हैं। 7-2 से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है, विपक्षी गठबंधन को हराया है और 7-2 का जो ये मार्जिन है, कंफर्टेबल मार्जिन कहा जा रहा है। कम से कम लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसको अब ओवरकम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कार्यकर्ताओं के मनोबल की बात करें तो कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है। पार्टी ने, जैसा मैंने बताया, कि जश्न मनाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के जो तमाम पदाधिकारी है वहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेहा ये जीत बहुत बड़ी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से डिमोरलाइज हुई थी कार्यकर्ता, सरकार पर सवाल उठे थे, संगठन पर सवाल उठे थे, ये जो 9 सीटों के परिणाम है उन्होंने काफी हद तक निराशा को दूर किया है और एक नए मनोबल के साथ अब पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा कम से कम जो तमाम नेता है जो बयान दे रहे हैं उनका भी ये मानना है। नतीजों पर अगर नेहा नजर डाले तो नतीजे भी काफी जबरदस्त रहे। कुंडलकी की सीट काफी सरप्राइजिंग फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां 60% से अधिक मुस्लिम वोटर जिस सीट पर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1,10,000 से अधिक वोटों से लीड कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से वहां पर कैंपेन किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति अपनाई नेहा, पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे जो मंत्री थे एक सीट पर 3 मंत्रियों को लगाया गया, तमाम पार्टी के पदाधिकारी लगे और वो नतीजे सामने आए हैं और नतीजे बिल्कुल वही है जैसा कि माना जा रहा था। 2 सीटें जहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, कानपुर की सीतामऊ सीट और जो दूसरी सीट समाजवादी पार्टी को नेहा जहाँ पर जीत मिली है उसको लेकर ये कह सकती है कि कहन की सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक परिवार रसूखवाला परिवार है उसका गढ़ है, यही 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ आई है। एक ये जो चुनाव है आनंद, ये योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया था और उनकी कुर्सी को खींचने के लिए भी तमाम नेता लगे हुए थे। कुर्सी को मजबूत कर लिया, ये कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए नेहा, कुर्सी की मजबूती को इससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है कि आपका प्रदर्शन अच्छा हो या खराब हो इससे कुर्सी का निर्णय नहीं होता, कुर्सी का निर्णय सिर्फ नेतृत्व करता है। लेकिन जो जवाब देना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने आलोचना करने वालों को, वो जवाब उन्होंने इस जो उपचुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उससे उन्होंने जवाब दे दिया है। जिस तरह की मेहनत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, 15 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 9 सीटों पर की। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, 14 जनसभाएं अखिलेश यादव ने की है। इसके अलावा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, दोनों गठबंधन के कार्यकर्ता इस पूरे
कैंपेन में लगे रहे। हालांकि जो नतीजे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए असरकारक कम से कम नहीं है, और यही कारण है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज करते हुए पीडीए को फर्जी करार दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एक बुलबुला उठा था, जो नैरेटिव बनाया गया था लोकसभा चुनाव में, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो गठजोड़ बताया गया, जिसको लेकर संविधान आरक्षण की बात कही गई, उसको जनता समझ चुकी है। और जो उपचुनाव के नतीजे हैं उन्होंने ये बता दिया है कि जो जनता से गलतफहमी हो गई थी वो दूर हो चुकी है, और कम से कम 7 सीटें एक अच्छे मार्जिन से भी। अगर आप शहर की सीट की बात करें नेहा, जहां पर गढ़ समझा जाता है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के परिवार से तेज प्रताप यादव से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी जो जीत का मार्जिन रहा है वो 15,000 से भी कम वोटों का रहा है। तो आप कह सकती हैं कि बहुत बड़ा बूस्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये संजीवनी का काम करेगा राजीव शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे खास तौर पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक थे। लेकिन क्या लगता है कि ये उपचुनाव संजीवनी का काम करेगा? और योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था, देखिए साख का सवाल है, ये सिर्फ विपक्ष को संदेश नहीं देना था बल्कि उन नेताओं को भी संदेश देना था कि देखिए जहां हम कुर्सी पे या जिस कुर्सी पे हम बैठे हम उसके वाकई लायक है। तो वो संदेश देने में कामयाब हुए हैं राजीव जी? मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का पूरा नेतृत्व जिस तन्मयता से लगा हुआ था चुनाव को लेकर के, और जो संदेश देना चाहता था वो वोटर्स को भी संदेश किया है, वो प्रतिपक्षों को भी संदेश दिया है, खास तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी संदेश दिया है। और आप देखिए अखिलेश यादव के जो रुख था वो केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए भी काफी तंग था। तो इस तरीके से हालांकि समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं होगा। राजीव शर्मा जी, रोक रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। खैर में भाजपा ने दर्ज कर लिया एक बड़ी जीत। खैर में भाजपा के सुरेंद्र दिलेर की जीत हुई है। गाजियाबाद में भाजपा को जीत मिली है। मीरापुर में एनडीए की मिथिलेश पाल विजय रही हैं। और जीत के बाद योगी फिर बोले बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि एक बार फिर से दोहरा दिया उन्होंने कि बटेंगे तो फिर कटेंगे। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट है। नतीजे जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर है। सीएम योगी ने ये पोस्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि यूपी की कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की जीत। सीसामऊ सीट पर सपा की नसीम सोलंकी ने दर्ज की है जीत। सपा के कैंडिडेट हैं नसीम सोलंकी, उन्होंने जीत दर्ज की है। करहल सीट पर सपा ने जीत दर्ज कर ली है। करहल से जीते हैं सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क बोले लोकतंत्र की हत्या हुई है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देगी समाजवादी पार्टी। एक बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होगा? क्या चुनौती दी जाएगी? कुंदर की सीट पर फिर से चुनाव कराने के लिए कोर्ट का रुख करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जानकारों से इस पूरे मसले पर राय ले रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपको बता दें कि मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आनंद एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूं। जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है कि देखिए क्या वाकई कोर्ट का रुख कर सकती है क्या समाजवादी पार्टी इन पूरे मसलों को लेकर? क्योंकि लगातार जब भी चुनाव हुए ना, चुनाव के जस्ट बाद ये कहा जा रहा था कि देखिए धांधली हुई है, दोबारा चुनाव कराने चाहिए, इन तमाम मसलों को उठाया जा रहा था। तो क्या इस मसले को लेकर कोर्ट का रुख किया जा सकता है? देखिए नेहा, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोर्ट जा सकती है समाजवादी पार्टी। हालांकि इस तरह की जो रणनीति चीजें होती हैं नेहा, वो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए होती है और ये संदेश देने की होती है कि हमारी हार नहीं हुई है, हमको हराया गया है। हरियाणा का चुनाव अभी हाल में संपन्न हुआ। आपने देखा होगा कि जो नतीजे आए थे उसको लेकर कांग्रेस का भी कुछ रुख ऐसा ही था और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाए गए, कोर्ट कचहरी तक की बातें हुई। हालांकि अंत में जो निर्णय जनता ने दे दिया था, जो मैंडेट जनता ने दिया था, वही फाइनल रहा। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे देखें तो आप देखिए निष्पक्षता पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज को साबित करने के लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए, कई चीजें होनी चाहिए, जो शायद इस आज के संदर्भ में कहा जा सकता है कि एक तरह से जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें कही जाती है। जी ठीक है। इस वक्त मैं रुक कर लेती हूँ सरबजीत सोनी का। सरबजीत, जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी सीटें डिक्लेयर हो चुकी है,
क्या जानकारी अभी आपके पास है? कितने राउंड की अभी काउंटिंग हो चुकी है? जी, अभी तक जो डिक्लेयर हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 18 अभी तक बीजेपी को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जो लीडिंग है 111 अभी तक लीडिंग है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो 19 या 20 राउंड तक तो करीबन पूरा हो चुका है, कुछ ही राउंड बाकी है जिस तरह से पूरी तरह से इसमें डिक्लेयर किया जाएगा विनिंग को देखते हुए। हालांकि जिस तरह से जैसे भाजपा की जिस तरह से विनिंग हुई है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो पूरी तरह से जनता को और पीएम को भी शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जनता की जो है शुक्रिया किया गया है। अब जो है देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और जो एकनाथ शिंदे वो एक साथ में बैठक करेंगे, जिस पर बैठक के बाद आगे की रणनीति की जाएगी। पूरी तरह से जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तैयारियां जो है जुट चुकी हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर राजीव रंजन जी तैयारियां लगातार की जा रही है। क्या लगता है कि किस तरह की सिचुएशन आगे बन सकती है? देखिए, एक तरह से जो जीत है वो साफ साफ दिख रही है कि बीजेपी ने अपने दम पर या बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां हैं उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। हालांकि इस तरह की उम्मीद नहीं थी। विपक्ष के इस तरीके से धाराशाही होगा ये भी उम्मीद नहीं थी। कहा यह भी जा रहा था कि 80 साल के जो शरद पवार हैं एक बार फिर से उभरेंगे, लेकिन शरद पवार को पूरी तरह से नकार दिया। एक तरह से देखा जाए तो जो स्ट्राइक रेट था वो उसके बजाय जो अजित पवार के जो कैंडिडेट्स थे वो ज्यादा जीत कर सामने आए। तो मूल तौर पे ये देखा गया कि जो एनसीपी में भरोसा, किस एनसीपी में लोगों ने भरोसा किया, अजित पवार के एनसीपी में भरोसा किया, वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट के शिवसेना में लोगों ने भरोसा किया। और बीजेपी तो अपने दम पर भी लगभग 130 सीटों तक आंकड़ा बढ़ते नजर आ रहा है कि 130 सीटों तक वो बीजेपी के केवल बीजेपी कैंडिडेट्स जीत कर आए। तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार हुई, जो चुनाव हुआ और वो जीत कर आई। और अभी आगे चलकर यही भी हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से ही होगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बराबर ये मुहर लग रही है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा ही एक आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम या आश्चर्यचकित करने वाले फैसले लेती है। पिछली दफा ये भी था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। इस बार चर्चा जरूर है, जो कैंडिडेट भी जीत कर आए हैं वो देवेंद्र फडणवीस में अपना विश्वास बता रहे हैं और इस बार को जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही चुनाव जीते हैं और इस बार मुख्यमंत्री उन्हें भी बनेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बेहतर यही बार्गेनिंग करने की स्थिति में है कि दोनों पार्टियां, एनसीपी अजित पवार और देखिए एनसीपी और शिंदे बार्गेनिंग करने की स्थिति में अगर कहा जाए तो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एनसीपी में जो लोग भी, खास करके शिवसेना में शिंदे गुट में जो लोग भी जीत कर आए हैं वो एक तरह से कहा जाए कि वो अपना रिहेबिलिटेशन देख रहे हैं। यानी एक तरह से उन्हें जो इस चुनाव में, खास करके दूसरे चुनाव जैसे लोकसभा के चुनाव में वो हार गए थे, उन्हें कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा का दिया गया है और विधानसभा में वो जीत कर आए हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर हैं कि जो चाहेंगे। और बीजेपी ने शिवसेना में जो ये बात साफ कही गई थी कि कुछ सीटें उन्हें, कुछ ऐसे पोस्ट उन्हें दिए जाएंगे जो कि उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बार्गेन करने की स्थिति में है कि नहीं मुझे यही पद चाहिए। ये डिपेंड करता है बीजेपी ने अब किस तरीके से उनका अगला रुख होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं भी किसी भी हद में बार्गेन करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 130 सीटें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 147 सीटें ही चाहिए उन्हें पूरी तरह से अपना बहुमत साबित करने के लिए। 130 सीटों पर अपने आप बीजेपी अपनी स्थिति में है, 35 सीटों पर अजित पवार हैं और लगभग 54 सीटों पर शिंदे हैं। तो 147 सीटों तक पहुंचने की स्थिति में अभी अगर मान लीजिए 130 वहां है और 135, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 165 हो रहे हैं। अजित पवार को लेकर के चल जाए तो 165 हो रहे हैं, वहीं शिंदे को लेकर चलते हैं तो 185। तो अभी दोनों में, क्योंकि दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि अजित पवार के लिए था कि वे साबित करना जरूरी था कि आखिर एनसीपी कौन, और वहीं शिंदे के साथ था कि आखिर शिवसेना कौन। तो दोनों के साथ ये जरूर है कि वो जानते हैं कि सत्ता में रहेंगे तभी तक लोगों का विश्वास रहेगा और लोग उन पर विश्वास करेंगे और आगे चलकर उनकी जो राजनीति से एक तरह से कहा जाए कि हाशिए पे जाने की स्थिति थी वो फिर तरह से पूरी पटरी में लौट आई। क्योंकि जब देखा जाए तो शिवसेना का मेन चुनाव चिन्ह शिंदे के पास है, वहीं एनसीपी का मेन मुख्य चुनाव चिन्ह जो है वो अजित पवार के साथ है। तो ये साबित करना भी जरूरी था कि क्योंकि कौन आखिर असली है और किस तरीके से लोगों का विश्वास है। और यही बात रही है कि कोई भी बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगा। बार्गेन करने का
जो जरूर मंशा होगी, लेकिन बार्गेन नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगले 5 साल में अपने आप को भी मजबूत करेंगे, जनता में विश्वास भी होगा, तभी जाकर आगे वो सत्ता की मलाई भी खाई जा सकती है। ठीक है। शिव पूजन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फूलपुर से। शिव पूजन, क्या अपडेट है आपके पास? जी, यहाँ पर फूलपुर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट दीपक पटेल विजयी घोषित हुए हैं। कुल 32 राउंड की मतगणना हुई थी, जिसमें दीपक पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के मुर्तजा सिद्दीकी से लगभग 13,000 वोटों से जीत गए हैं और अभी अभी यहाँ से उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया है और इसके साथ ही अब यहाँ से रवाना भी हो गए हैं अपने घर की तरफ। हाँ, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार सिंह रहे और ठीक है, बीच में लगभग 16वें राउंड में कुछ यहाँ पर बसपा के ही एक एजेंट और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के बीच में कुछ मारपीट और झड़प भी हुई थी, लेकिन बाद में प्रशासनिक रूप से उसको नियंत्रित कर लिया गया था और मतगणना यहाँ कुल मिला के कहा जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। ठीक है शिव पूजन, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि अदिति तटकरे श्रीवर्धन से जीत गई हैं। बता दें आपको कि एनसीपी अजित पवार गुट की उम्मीदवार हैं अदिति ने शरद पवार गुट को हराया है और तकरीबन 82,000 वोटों से जीती। एक अच्छा खासा मार्जिन यहां पर अदिति की जीत के साथ देखा जा रहा है और इसे एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। दरअसल 82,000 वोटों से जीत हासिल की है और अजित पवार गुट के साथ वो आई और उन्होंने अब ये जीत अपनी हासिल की है। ये कितना बड़ा मार्जिन इसे कहा जा सकता है और कितनी बड़ी जीत राजीव रंजन जी कही जा सकती है अदिति की? देखिए, अदिति तटकरे जो हैं वो सुनील तटकरे की बेटी हैं और पिछले यानी उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उस दौरान वो एनसीपी के साथ थी। उस समय अजित पवार के साथ, यानी उस समय दोनों पार्टियों में विखंडन नहीं हुआ था, उस दौरान वो मंत्री भी हुआ करती थी। बाद में जब वो पार्टी टूटी और इसके बाद यहाँ जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ जो आई, तब वहां भी वो मंत्री पद पर थी। अदिति तटकरे अगर कहा जाए तो बेहद ही युवा एक नेत्री कही जाते हैं और सुनील तटकरे के सही मायने में वारिस कही जा सकती हैं। सुनील तटकरे उसी रायगढ़ चुनाव क्षेत्र से वहां से सांसद हैं और यहाँ श्रीवर्धन जो कि उसी रायगढ़ के पार्लियामेंट्री क्षेत्र के एक जो विधानसभा क्षेत्र है श्रीवर्धन आता है और वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। तो अदिति तटकरे का जीत हासिल करना यह स्पष्ट करता है कि वहां उस इलाके के लोगों ने यानी एनसीपी अजित पवार गुट को ही सही माना है। वो इलाका जिस तरीके से देखा जाए तो यानी रायगढ़ का वो इलाका पूरी तरह से पहले से वो एनसीपी के ही खाते में था, एनसीपी के हक में कही जा सकती है, क्योंकि पहले उससे पहले रायगढ़ का कुछ हिस्सा जो कि नवी मुंबई यानी पनवेल इलाका था उसमें जो पहले एनसीपी के ही अलग अलग लोग जीते आते थे। जी। अब वो बीजेपी के हिस्से में आया है। हालांकि अजित तटकरे जो एनसीपी अजित पवार के गुट में है वो वहां जीत कर आई हैं, तो ये एक उनके लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है और आगे चलकर वो इलाका और ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है, या यूं कहें कि वो एनसीपी के पूरी तरह से ये पुख्ता हो गया कि वो अजित पवार के ही नेतृत्व के लोगों को वहां उन लोगों ने चुना है। ठीक है आनंद, का एक बार मैं फिर से रुक कर देती हूँ। आनंद, देखिए कहीं पे जलेबी बन रही है, कहीं पे लड्डू बन रहे हैं। लखनऊ में क्या हालात है, क्या स्थितियां हैं और किस तरह से इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में? बिल्कुल, तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह चौधरी, तमाम लोग वहां पर उनको आना है और कई लोग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री को आना है, संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। इससे भारतीय जनता पार्टी ने है बड़ी जीत बता रही है। जश्न जरूर मनाया जा रहा है पार्टी दफ्तर में, लेकिन इस जश्न के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो सीट थी लोकसभा चुनाव में जो मिली थी भारतीय जनता पार्टी को अनएक्सपेक्टेड, जिसे शायद समझने में भारतीय जनता पार्टी से भी गलती हुई थी इस तरह के नतीजे आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं भारी दबाव था बीजेपी के ऊपर
कि जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें नतीजे अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अगर आज नतीजे अच्छे नहीं आते तो शायद आगे के लिए राह मुश्किल हो जाती, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि संगठन के लिए भी। तो जो आज नतीजे आए हैं उससे पार्टी उत्साहित है और यही कारण है कि पार्टी दफ्तर में जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे प्रदेश की जनता को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार महाराष्ट्र में भी किया है, नेहा, जहां पर सफलता मिली है पार्टी को। हालांकि झारखंड में भी 3-4 दिन उन्होंने दिए थे, लेकिन झारखंड के नतीजे इस तरह नहीं आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल जो नतीजे आज के, चाहे महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा पूरा चुनाव ही उनके बयानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया हमें तो महाराष्ट्र का। खैर, इस वक्त एक और अहम खबर है कि झारखंड में फिर से हेमंत सरकार, झारखंड में हेमंत सरकार की आपको बता दें कि उनका बनना तय है। 57 सीटों पर हेमंत सोरेन गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम महासचिव का बीजेपी पर हमला। जेएमएम महासचिव बोले हैं कि लोग बांटने आए थे और कट गए। राजीव शर्मा जी, ये अब बयान जेएमएम की तरफ से आ रहा है कि लोग बांटने आए थे और यहां से कट लिए। बिल्कुल सही, वो लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो लोग बांटने और काटने का नारा देने आए थे वो खुद यहाँ से कट गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की जितनी मेहनत थी वो सारी दूसरित हो गई। हालांकि ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा को लाया गया था वो सिर्फ इस वजह से लाया गया था कि जो बांग्लादेशी लोग यहाँ आकर के इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनके प्रति झारखंड के लोकल आदिवासियों को जागरूक कराया जाए। मुझे लगता है कि वो मुद्दा यहाँ पर नहीं चला, और जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था और उसके बाद में कल्पना सोरेन ने जो प्रचार किया उसका बहुत असर हुआ, और ये असर आदिवासी जनजातियों में इतना बढ़ा कि जेएमएम आज प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी नेहा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए और झारखंड में फिलहाल जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विजय हासिल की है, 7 सीटों पर विजय हासिल की है। एक बड़ा आंकड़ा, एक संजीवनी की तरह देख रही है भारतीय जनता पार्टी, और न सिर्फ जीत से उत्साहित है बल्कि गदगद है, और यही वजह है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उस पर भी सभी की निगाहें हैं। बहरहाल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।